नमस्कार, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल कान्हा सर ऑफिशियल। आज जो मेरे साथ में शत्रुघ्न पाल जी युवा समाज से भी हैं, मैनपुरी से आते हैं और आज बड़े भाई जी से मुलाकात हो गई तो हमने सोचा क्यों नहीं युवाओं को लेकर चर्चा कर ली जाए। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में युवाओं की रौनक देखने को मिलती है तो वहीं देश का रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवाओं के बारे में हम बात करेंगे बड़े भैया जी से। तो भैया जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद आप सभी। भैया जी मैं जानना चाहता हूं कि युवाओं को क्या लगता है कि राजनीति में आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि युवा ही हमारे कल का भविष्य बनने वाले हैं। क्योंकि युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो अपने समाज का उद्धार कैसे होगा। बड़े बुजुर्ग जहाँ तक हैं उनका आशीर्वाद हमेशा युवाओं पर बना रहता है। आज युवा अगर आगे नहीं आएंगे कल वो हमारे समाज को आगे कैसे ले जाएंगे। क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं की बदौलत ही राजनीति चमकती है? बिल्कुल। तो भैया जी ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा, कोरोना काल चला, तो जो कोरोना के बीच में जो दिन थे वो किस तरीके से कटे युवाओं के? ना शिक्षा मिली युवाओं को, शिक्षा से वंचित होना पड़ा, विद्यालयों बंद रहे, मंदिर मस्जिद सभी बंद रहे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, युवा इस समय बहुत बेरोजगारी देश में छाई हुई है। कोरोना काल में बहुत से हमारे देश की जो युवाओं की जो नौकरी है वो प्राइवेट सेक्टर में है। और जब कोरोना काल में जब जिस कारण से लॉकडाउन लगा और करीब 6 महीने हमारे यहाँ लगा है, और जब 6 महीने लगा तो सारी कंपनियाँ बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सारे व्यापार चौपट हो गया। जो हमारे मित्र भी कई दिल्ली या नोएडा या गुड़गांव में जॉब भी करते थे कंपनियों में, अब जब वो वहाँ सारी चीज़ बंद हो गई तो उनको नौकरी छूट गई। जॉब छोड़ने के बाद सीधे अपने घर पर आ गए। और बहुत से जो गरीब लोग हैं उनको खाने पीने के लाले भी पड़ गए। तो जो कोरोना काल में बहुत नुकसान हुआ युवाओं का। तो शिक्षा को लेकर नुकसान हुआ, शिक्षा नहीं मिल पाई युवाओं को, तो वहीं विद्यालय भी तो बंद रहे और बहुत सारे युवा बेरोजगार भी हो गए। तो क्या लगता है अभी युवाओं के लिए कोई इस तरह का एजेंडा आ जाना चाहिए जिस वजह से युवाओं को रोजगार मिल सके? क्या लगता है आना चाहिए ऐसा कोई एजेंडा? बिल्कुल आना चाहिए। और जब कोरोना काल में पढ़ाई भी नहीं हो पाई, आज दिन तक बच्चे को अपने भेजना नहीं चाहते पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं रहता है, एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें पता नहीं रहता जुकाम बुखार है या किसी कोरोना फैलने का डर बच्चों से ज़्यादा रहता है। और हमारे देश में ये कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वाले मोबाइल से ऐप से वो कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत से ज़्यादातर कम से कम 50 से ऊपर बच्चे गरीब लोग हैं, वो कैसे मोबाइल अपना यूज कर पाएंगे? और मोबाइल अगर उनके पास आ भी गया तो उसमें बिना नेट का खर्चा अलग आएगा। और पहले तो हम जब कॉलेज में जब बच्चों पढ़ते हैं कम से कम 100 में से 70-80% समझ में आता है। अब जब क्लास में और मोबाइल में पढ़ने का अलग है। जब हम लोग टीवी पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, एक तरह टीवी देख रहे हैं। और जब हम बच्चों को ना डर रहेगा कि हमें टीचर डांटेंगी, ना वो देखेंगे, वो मोबाइल चालू कर दिया बैठ गए अलग, घर वाले ध्यान नहीं दे पाते। अब वो ना पढ़ रहा ना कहीं, खाली टाइम पास कर रहा है। तो बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही, पढ़ाई का भी सामना कर। आपने सही कहा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों के पास में फ़ोन की सुविधा नहीं है, उनके पास में खाना खाने के लिए या वस्त्र पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो अपने बच्चों को फ़ोन कैसे दिलाएंगे? बिल्कुल। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी काम करना होगा सरकार को? क्या उनको भी या तो फ़ोन मुहैया कराए या फिर ऑनलाइन अगर शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों द्वारा तो उसका कोई ऐसा तोड़ निकाला जाए जिस वजह से उन गरीब परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। तो वहीं अगर देखा जाए तो भैया जी अगर देखा जाए विद्यालय वाले फिर भी उनकी फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जितने विद्यालय हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी हैं, सभी की फ़ीस माफ़ करनी चाहिए। और जो प्राइवेट टीचर हैं, जो कॉलेज हैं, उनको अपनी सहायता कुछ दे के कॉलेज वालों को 50% फ़ीस या जो भी है अपने हिसाब से उनको दें, और जैसे कि उनके भी बच्चे पल सकें। और मतलब इसका बोझ आम नागरिक पर ना पड़े। भैया जी कहा जाता है कि युवा देश की शान है और युवाओं को धोखा देना एक देश को धोखा देना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश के नेताओं को ये सोचना चाहिए था, जिस तरह से डिजिटल की बात हमारे पूरे देश में सभी नेता करते हैं डिजिटल, उसी तरह। लेकिन बिहार के चुनाव में, हमारे यूपी के चुनाव में ये हम लोगों ने देखा कि लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, उसमें
कोरोना फैलने का बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन ये हमारी सरकारों ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अब आप देख रहे हैं दोबारा दिल्ली में बहुत कोरोना का कहर इस समय है, तो हम लोगों को अगर कंट्रोल करते आज तो हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल। क्या लगता है कि अभी जनसभाएं हुई तब तो कोई केस नहीं मिला अभी, लेकिन अभी आपने बात की कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगने की स्थिति में, और अहमदाबाद में तो 24 घंटे का लॉकडाउन भी लगा था, कर्फ्यू चला था, जनता कर्फ्यू अभी कल लगा है। तो क्या लगता है कोरोना कहीं ना कहीं दोबारा बोले कम बैक टू गब्बर, क्या लगता है कि कोरोना दोबारा आ रहा है? बिल्कुल। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं हमारे देश में। जब तक अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है तो ढिलाई बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। कोरोना का अभी खतरा टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है हमारे देश में, लेकिन अभी देखने में आया जल्दी दिल्ली में बहुत कहर आ रहा है कोरोना का। तो इस समय लोग अभी ये ना सोचें कोरोना ख़त्म हो गया। सब लोगों को अपने मास्क और सैनिटाइजर और थोड़ी दूरी बनाकर लोगों से चलना चाहिए सभी। और भैया युवाओं के लिए अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे? कोरोना से संबंधित क्या अपडेट देना चाहेंगे देशवासियों से? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि शिक्षा ही सर्वोत्तम है। मेहनत एक सुंदर चाबी है जो किस्मत के द्वार खोलती है। ठीक है, मेहनत करके आप अपने परिवार, आने वाले फ्यूचर, वाइफ, बच्चे, माँ बाप की, अगर आप पढ़े लिखे अच्छे होंगे सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी अच्छी मिलेगी तो आपकी शादी अच्छी होगी, शादी अच्छी होंगे आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, और आपके माँ बाप भी, हमारी 3 पीढ़ियाँ सुधर सकती हैं अगर हम आज की डेट में अच्छे से पढ़ें। हम यही माँ बाप को यही शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप लोग चाहे खेत ज़मीन या कुछ भी हो, कैसे भी किराए पे या बेच के, गांव में ज़्यादा जिसके यहाँ ज़मीन है, खेती है, ऐसा वो ये ना कहें कि मतलब अगर एक आधी बीघा खेती हटानी है हटा दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो, उस काबिल बना दो। हम दोबारा खेती खरीद सकते हैं, हम बाद में वो क्या बोलते हैं मकान भी खरीद सकते हैं। और लेकिन मेहनत, अगर आपका बच्चा पढ़ने योग्य है तो आपको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ये चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया जी का कहना है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शिक्षा वो कुंजी है जो अच्छे अच्छे तालों को खोल सकती है, किस्मत बदल सकती है। शिक्षा है तो सब कुछ है। आपसे फिर दोबारा यही कहना है कि एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। अगर बच्चे के अंदर टैलेंट होगा तो सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का पालन पोषण भी कर सकता है। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए सभी साथी एजुकेशन पर अवश्य ध्यान दें। भैया जी का वही कहना है कि युवाओं को शिक्षा के साथ में चलना चाहिए, किताबों को साथ में रखना चाहिए और किताबों से प्रेम करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा, पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाएं और बाहरी चीज़ों से दूर हो जाएं। जय जवान जय किसान।